नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 60 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 60 का जो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। तो अगर बात करें विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर इन द अर्थ, तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ जो है, पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है वो है आपकी क्रोड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्रोड या कोर जो है वो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कितनी परतें हैं। तो पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी 3 आंतरिक परतें हैं। एक तो आपका क्रस्ट है, एक कोर है, एक मेंटल है। तीनों की तीनों आपको डिटेल से याद रखनी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत है आपकी क्रस्ट, जिसको कहा जाता है भूपर्पट्टी। उसके बाद आता है आपका मेटल जो दूसरे नंबर पे, और सबसे भीतरी परत जो है वो आपकी क्या है, कोर या क्रोड है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तीनों बातें आपको डिटेल से याद रखना है। अगर आप एचपीटेट नवंबर में अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस हैंड रिटन नोट्स, जो कि लास्ट की 15 दिनों में भी आपकी एसपीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करा सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पृथ्वी की सरफेस से लेकर, सतह से लेकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना तक कितनी लंबाई है। तो याद रखना यह है 6370 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह है 6370 किलोमीटर। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है। देखिए जो आपका क्रस्ट है इसको जो है वो लिथोस्फीयर कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के किस लेयर को लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो आपका जो क्रस्ट है इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। उसी प्रकार आपका क्रोड, क्रोड या कोर, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बैरिस्फीयर कहा जाता है। और अगर बात करें मेटल की, तो मेटल को जो पायरोस्फीयर कहा जाता है। तो तीनों बातें आपने याद रखना है। क्रस्ट को बोलते हैं लिथोस्फीयर, आपका कोर को बोलते हैं बैरिस्फीयर, और आपका मेटल को जो बोला जाता है वो आपका पायरोस्फीयर बोला जाता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। सारे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एंड क्वेश्चन को आपको डिटेल से याद रखना है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर बात करें लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड की, तो वह है आपका, जहाँ पे जो ऑप्शन में है वो सहारा मरुस्थल है। देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका तो नहीं था। तो अगर बात करें सबसे बड़े रेगिस्तान की ऑप्शन वाइज, तो सहारा रेगिस्तान है। लेकिन अगर सहारा और अंटार्कटिका दोनों होंगे तो वहाँ पे उस कंडीशन में अंटार्कटिका आएगा, ठीक है। और वैसे जो है वो सहारा है। सहारा दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल भी है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और साथ में दुनिया का यहाँ पे इन चारों ही ऑप्शन में सबसे बड़ा था, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सहारा जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो सहारा मरुस्थल है वो कैसा है। तो याद रखना वो गर्म मरुस्थल है। रेगिस्तान जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, एक आपका हॉट डेजर्ट होता है। दोनों आपको डिटेल से याद रखने हैं। अच्छा, बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका में है आपका सहारा डेजर्ट। सर गोबी डेजर्ट कहाँ पे है। तो गोबी डेजर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो गोबी डेजर्ट आपका एशिया में है। और ये जो है वो आपका कहाँ पे, चीन और मंगोलिया दोनों देशों में है। याद रखना चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया दोनों देशों में आता है आपका गोबी डेजर्ट। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका थार मरुस्थल है वो कहाँ पे आता है। तो थार मरुस्थल आपका भारत और पाकिस्तान में स्थित है। और ये दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा है। तो कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान। और दूसरा आपको याद रखना है दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा दोस्तों, बात करें आपका कालाहारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाहारी भी बार बार पूछा जा रहा है। तो कालाहारी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में, याद रखना अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है आपका कालाहारी मरुस्थल। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है, इसीलिए आपको इन सभी बातों को डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी
इम्पोर्टेंट और बेहतरीन रहने वाला है। क्वेश्चन है कि सौर परिवार में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन तो मैं जो है वो यूट्यूब के अंदर बहुत बार पढ़ाता रहता हूँ। तो पूरे सोलर सिस्टम में पूरे सूर्य के सबसे निकट जो है वो आपका मरकरी है, बुध है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो पृथ्वी के सबसे निकट है आपका शुक्र। शुक्र है आपका पृथ्वी के सबसे निकट। और शनि जो है वो आपका क्या है, सॉरी, जो बुध जो है वो क्या है आपका सूर्य के सबसे निकट है। तो अगर सूर्य के सबसे निकट पूछा है तो आपका मरकरी आएगा, लेकिन अगर आपका अर्थ के सबसे निकट पूछा है तो वीनस या शुक्र आएगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें बुध की, बुध सूर्य के निकट है और आकार में भी पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो मरकरी ग्रह आकार में भी पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि जो आपका बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने के लिए मात्र और मात्र बुध ग्रह 88 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। मात्र और मात्र 88 दिन लगाता है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बात परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि जो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, बुध ग्रह का कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। दो बातें आपको याद रखनी है, वीनस जिसको बोलते हैं शुक्र और मरकरी जिसको बोलते हैं बुध। इन दोनों का अपना कोई भी उपग्रह उपग्रह होता है, जैसे पृथ्वी का है चंद्रमा, तो इन दोनों का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। बात करें आप यहाँ पे अर्थ की, देखिए अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें अर्थ की तो ये कितना अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, बुध के बारे में हमने पढ़ लिया। सबसे कम दिनों में सभी ग्रहों में 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा रहा है। सर, बात करें जुपिटर की, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अगर तो पूछा गया कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बोलेंगे बुध है, लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछा है तो यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। तो सबसे बड़ा है जुपिटर जिसको बृहस्पति कहा जाता है। अगर बात करें जुपिटर की तो इसकी स्थापना 1610 में गैलीलियो गैलीली के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस ग्रह को गैलीलियो गैलीली के द्वारा 1610 में जो है इसकी खोज की गई थी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किससे खोजा था, दूरबीन से खोजा था। और आकार में, साइज में लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए, अगर बात करें बृहस्पति की तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना वो है गैनीमेड। कौन सा है दोस्तों, गैनीमेड। ये भी आपको डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है। अच्छा, बात करें शनि, ये सूर्य से दूरी के स्थान पे आता है, कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे। और आकार पे, आकार क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि है। तो आकार में पूरे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बोलेंगे सर शनि ग्रह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आकाश में पीले तारे के समान कौन सा ग्रह दिखाई देता है। तो आकाश में पीले तारे के समान जो ग्रह दिखाई देता है वो आपका शनि ग्रह है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, परीक्षाओं में ये बात पूछी जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के सबसे निकट तो आपका कौन सा है, बुध है, लेकिन सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वो आपका नेपच्यून है जिसको वरुण ग्रह कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छुआछूत समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है। तो छुआछूत की जो समाप्ति है, विच आर्टिकल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इरिडेकेट अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को जो ख़त्म किया है ना, वो किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में किया है। तो आर्टिकल नंबर 17। भाई, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 17 है वो बात करता है छुआछूत के अंत की। इस बात को आपने एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। दोस्तों, बात करें आपके भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 18 क्या बात करता है सर। तो 18 की बात करें तो यहाँ पे उपाधियों का अंत, कि भारतीय संविधान में क्या उपाधियों के अंत की बात किस आर्टिकल में की गई है। तो बोलेंगे अनुच्छेद 18 में की गई है।
फिर क्वेश्चन पूछेगा आपका आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो यहाँ पे आपका जीवन के अधिकार की बात की गई, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ में अगर आर्टिकल नंबर 20 की बात करें तो 20 में जो है अपराध दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके दोष सिद्धि के संबंध में भी आपको संरक्षण मिल सकता है, यह आर्टिकल नंबर 20 में बोला गया है। अच्छा, बात करें आपके फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की, कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जिनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ये आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। आप बोलेंगे कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स को आपके यूएस से, किस देश से लिया है, यूएसए देश से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वर्तमान में जो है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे। किसको हटाया सर, तो हटाया संपत्ति का मौलिक अधिकार, राइट टू फंडामेंटल जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट को हटा दिया, उसको बोलते हैं संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको हटा के अब जो उसको हटा दिया गया और उसको हटाया 44वें संविधान संशोधन 1978। तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, समानता का मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 है। उसके बाद है स्वतंत्रता के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो कि 19 से 22 है। देन उसके बाद है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 है। उसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो कि 25 से 28 तक है। देन उसके बाद है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार जो 29 एवं 30 में। आपसे कोई सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 32 में है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो ये आपको डिटेल से याद रखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से पहले कैसे रोका जा सकता है। तो लोहे की जितनी भी वस्तुएं होती है अगर उसको जंग लगने से रोकना है तो उस पर क्या है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया को लाना पड़ेगा। तो लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचने के लिए गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया है, गैल्वेनाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको उपयोग में लाना पड़ेगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्रिस्टलीकरण दिया हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन दिया है। तो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है जब किसी द्रव में, मान लो कोई द्रव है उसमें बहुत अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ जो है वो घुला दिया जाए तो वो जो है वो क्या क्या हो जाएगा, तो ठोस पदार्थ जो है वो द्रव पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी लिक्विड चीज़ में क्या है, आप जो है वो सॉलिड चीज़ डाल रहे हो तो उसको घुला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, तो वो मतलब कि सांद्र विलोपन उसमें हो जाएगा, जिससे क्या है ठोस पदार्थ भी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका द्रव्य पदार्थ में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए अगर बात करें आपकी केमिकल फार्मूला ऑफ रेस्ट की, जंग की, तो जंग का जो कैपिटल फार्मूला है वो है Fe2O3। तो Fe2O3 ये किसका है, आपका जंग का है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका सामान्य नमक का सोडियम क्लोराइड का पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl। क्या है, NaCl। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए बात करें आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबको पता है। हाइड्रोलिक अम्ल आप सब लोग जानते हैं HCl, इसका फार्मूला है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अम्लों का राजा कहते हैं उसका है H2SO4। तो H2SO4 ये आपका हाइड्रोलिक अम्ल का फार्मूला है। उसी प्रकार आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो है NaOH। तो NaOH आपका किसका है, वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है CaCO3। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। बहुत आसान है, C6H12
O6, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और एक बार पूछा गया था मार्स गैस का फॉर्मूला बताइए। मार्स गैस जो कि मीथेन गैस है, तो उसका फॉर्मूला है CH4। कौन सा है? CH4 है। और ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी भारी जल है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है D2O। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला D2O है। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका होता है ना बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपको याद रखना है C6H6। तो C6H6 ये फॉर्मूला है किसका? बेंजीन का। तो ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आप सब लोग जानते हैं, लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर बात करें लीवर, इसका वजन जो है वो 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है, जबकि मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, जो कि मस्तिष्क के जो पीनियल ग्रंथि है वो मस्तिष्क के एपिथैलेमस होता है, वहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी लीवर मानव शरीर की, और सबसे छोटी होती है आपसे पिनियल ग्रंथि। कोई सा क्वेश्चन भी आपसे देखो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, आपसे परीक्षाओं में आपको काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? द प्लांट डेट कैप्चर्स इंसेक्ट्स फॉर इट्स प्रे इज कॉल्ड। तो कीटों को पकड़कर जो अपना आहार बनाने वाले पौधे होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? और मैं माफ़ी चाहूँगा कि 2-3 दिनों से जो है वो पिछले कल वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा तबीयत ख़राब थी। सुबह मैंने डाली थी एक वीडियो, लेकिन शाम को नहीं डाल पाया था, तो दिन की एक वीडियो आई थी, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कल से मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके बीच डाली जाए। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं आपका आप पिटचर प्लांट। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ठीक है, इनको बोलते हैं पिटचर प्लांट घटपर्णी। तो ये कीटों को पकड़ते हैं और अपना आहार बनाते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बात करें विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो अगर बात करें विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की, तो वो आपका कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो, अब अगर उसकी मैं बात करूँ तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना चाहिए। बात तो आप बेहतरीन तरीके से समझ गई कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन में दिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, चाहे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में है, चाहे जनसंख्या की दृष्टि में, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि पूरी दुनिया के कुल भूमि का ना 30% अकेले कवर कर रहा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप ही हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दुनिया की जो 60% आबादी है वो किस महाद्वीप में रहती है? तो दुनिया की 60% आबादी आपकी एशिया महाद्वीप में रहती है। हो सकता है आपसे क्रम वाइज पूछा जाए। ठीक है, तो क्रम वाइज आपसे पूछेंगे, याद रखना है। जैसे कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा एशिया है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका है, और चौथा सबसे बड़ा आपका दक्षिण अमेरिका। बोले तो दक्षिण अमेरिका ये चौथा है। पहला, दूसरा, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, सबसे ठंडा भी है, और छठा है यूरोप। बहुत बार पूछा गया है, यूरोप का नंबर कौन सा है? यूरोप का नंबर छठा है। और ऑस्ट्रेलिया का नंबर जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया का नंबर आपका 7वां नंबर है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा अंदर जाके पढ़ोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री डज द यांगजी रिवर फ्लोज थ्रू। यांगजी नदी किस देश में बहती है? देखिए, बात करें आपकी यांगजी नदी की, यांगजी नदी जो बहती है वो भाई देखो चीन में बहती है। आप सब लोग जानते हैं कि चीन में बहती है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो याद रखना, ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो याद रखना, चीन की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी यांगजी है, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और गिरती कहाँ पर? चीन सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये 6300 किलोमीटर लंबी है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है।
परीक्षाओं में पूछा जाता है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि आपकी जो यांगज़ी नदी है वो आपकी कैसी है? ये चीन की सबसे लंबी नदी है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। नील नदी। और नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये सारी बातें देखो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखना, नील नदी को ना अरबी भाषा में नहर अल नील भी कहा जाता है। तो नहर अल नील के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसे। और इसको ना जो मिस्र के जो लोग हैं ना, प्राचीन मिस्रवासी, इसको अर भी कहते हैं, अर। तो अर किस नदी को? तो नील नदी को अर भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, अर का मतलब होता है काला। आज का अंतिम क्वेश्चन की व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू द फोर्स इन इंडिया? भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो महिला हिंसा, घरेलू हिंसा थी, उसमें जो संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो आपका लागू हुआ था सन 2006 में। तो ये 2005 का एक्ट था, लेकिन इसको लागू बाद में किया, 2006 में किया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको भी वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। हर हर महादेव।